हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोध सर पे। मेरा नाम कोमल है और आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, जिनके एनुअल एग्ज़ाम आने वाले हैं और जिनके बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th के एसएसटी के शॉर्ट टाइप्स और लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चन आंसर को। इससे पहले जो हमने वीडियोस बनाए हैं उसमें हमने एमसीक्यूज टाइप के और जो वेरी शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन आंसर होते हैं वो सब हमने कवर कर चुके हैं उस वीडियो में। तो अगर आप चाहें तो वो वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए जो आपको इस वीडियो में पढ़ाए जा रहे हैं, तो आप सिंपल कंबोध सर वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहाँ पे आपको एक व्हाट्सएप नंबर शो होगा। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हाय का मैसेज भेज सकते हैं और यहाँ से आपको जिस भी सब्जेक्ट की पीडीएफ परचेज़ करनी है, आप परचेज़ कर सकते हैं। आपको आपकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आज हम अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति के परिणाम लिखिए। तो इसका आंसर होगा, फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। विश्व की महानतम घटनाओं में से एक थी। इसके दूरगामी परिणाम हुए जिसमें प्रमुख निम्नलिखित हैं। एक, इस क्रांति ने सदियों से चली आ रही यूरोप की पुरातन व्यवस्था एंशिएंट रेजिमे का अंत कर दिया था। सेकंड है, इस क्रांति की महत्वपूर्ण देन मध्यकालीन समाज को सामंती व्यवस्था का अंत कराना रहा। थर्ड है, फ्रांस के क्रांतिकारियों द्वारा की गई मानवाधिकारों की घोषणा 27 अगस्त 1789 मानव प्रजाति की स्वाधीनता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। फोर्थ है, इस क्रांति ने समस्त यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास और प्रसार किया। परिणाम स्वरूप यूरोप के अनेक देशों में क्रांति का सूत्रपात हुआ। अगला पॉइंट है, फ्रांस की क्रांति ने धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा को जन्म दिया। 6 है, इस क्रांति ने लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 7th है, फ्रांस की क्रांति ने मानव मात्र को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा प्रदान किया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रांस की क्रांति के कारणों का वर्णन कीजिए, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई, या फिर फ्रांस की क्रांति का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो एसएसटी में मेन आपको यही बातों का ध्यान रखना होता है कि आपने हेडिंग्स अच्छे से मेंशन करनी होती हैं। जो भी घटनाएं हुई होती हैं उनको अच्छे से मेंशन करो अपने क्वेश्चन में, और जो भी हम क्वेश्चन हमसे पूछा जाए उसकी हमें हेडिंग्स बना के लिखनी होती है पॉइंट टू पॉइंट। अगर आप पैराग्राफ में लिखेंगे तो वो उतना कैची नहीं लगता है। अगर एग्जामिनर आपका मतलब क्वेश्चन आंसर पढ़े तो अगर आपने पॉइंट्स में लिखा होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा डिफाइन लगेगा आपका आंसर लिखा हुआ। जैसे हमने जो ये पहले आंसर पढ़ा है, इसमें यहाँ पे देखिए डेट अच्छे से मेंशन की गई है। हेडिंग्स से अच्छे से जो मेन इवेंट्स वगैरह होते हैं उनको अच्छे से मेंशन किया गया है। तो आप भी कोशिश करें कि आप जब एग्ज़ाम में आंसर लिख रहे हो तो इन सब बातों का ध्यान रखें। तो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। एक ही क्वेश्चन को आपको बहुत तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे ये क्वेश्चन था, फ्रांस की क्रांति के कारणों का वर्णन कीजिए, तो इसमें दो तरीकों से पूछा गया है। शायद एक किसी भी तरीके से पूछ सकता है कि फ्रांस की क्रांति का विस्तार में वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस मैं नहीं पढ़ सकती हूँ, इसीलिए आप या तो वीडियो पॉज़ करके इसका आंसर पढ़ सकते हैं, या फिर आप हमारी पीडीएफ जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन रहेगा। इस क्वेश्चन को हमें हेडिंग्स बना के लिखना है। पहला हमें लिखना है राजनीतिक कारण, उसके बारे में लिखना है कि राजनीतिक कारण क्या था फ्रांस की क्रांति को लेकर। सेकंड पॉइंट है सामाजिक कारण, तो जो सामाजिक कारण रहा हमने उसके बारे में लिख दिया। फिर थर्ड पॉइंट था आर्थिक कारण क्या था। फोर्थ था दार्शनिकों तथा लेखकों के विचारों का प्रभाव, और फिफ्थ है तात्कालिक कारण। आप वीडियो पॉज करके इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रूस की साम्यवादी क्रांति 1917 ईस्वी में जो हुई थी के कारणों पर प्रकाश डालिए। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि 1917 ईस्वी की रूस की क्रांति के कारणों का विश्लेषण कीजिए। तो इसका आंसर आपको सिंपल से लिखना है, 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के कारण, एक हेडिंग डाल दी। फिर आपको थोड़ा सा उसके बारे में लिखना है कि 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में रूस में एक भयंकर खूनी क्रांति, जिसे इतिहास में साम्यवादी क्रांति के नाम से जाना जाता है, इस क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। इसमें पॉइंट वाइज हमने फिर हेडिंग लगा दी है। पहली हेडिंग है साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव। दूसरा 1905 ईस्वी की क्रांति का प्रभाव। तीसरा है रूस में बौद्धिक क्रांति। फोर्थ है जार की दमनकारी नीति। फिफ्थ है क्रांतिकारियों की तैयारी। सिक्स है मजदूरों में असंतोष। सेवेंथ है रूस की निर्धनता। एट नंबर है प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेना, और 9 नंबर है पूंजीपतियों द्वारा जनता का शोषण। अगले क्वेश्चन पे
जैसे इस वाले जो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें हमें पूरे 13 पॉइंट दे रखे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अगर 10 पॉइंट लिखना चाहें तो 10 पॉइंट लिख सकते हैं, आप 12 पॉइंट लिखना चाहें 12 पॉइंट लिख सकते हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आता है आपका ये क्वेश्चन, तो आप ये 10 से 12 पॉइंट्स लिख सकते हैं, इनफ होंगे। अगर आपका शॉर्ट आंसर टाइप में आ जाता है तो आप 4 या 5 भी लिख सकते हैं। बस आपको हेडिंग्स का ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, नाथसीवाद से आप क्या समझते हैं? नाथसी पार्टी का कार्यक्रम लिखिए। तो इसका आंसर है, नाथसीवाद एक उग्र तानाशाही आंदोलन था जो एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी में चलाया गया था। इसका स्वरूप फासीवाद से अधिक भयंकर था। इस आंदोलन के बल पर ही हिटलर सन 1930 में जर्मनी का तानाशाह बना था। नाथसी पार्टी का कार्यक्रम इस प्रकार था: नंबर 1, वर्साई की संधि का अंत करना। दूसरा, जर्मनी से अलग हुए उपनिवेशकों को पुनः प्राप्त करना। तीसरा, जर्मनी में सैनिक शक्ति का विस्तार करना। चौथा, साम्यवादियों, समाजवादियों और यहूदियों को कुचलना। फिफ्थ है, देश की जनता का पूरी तरह जर्मनीकरण करना तथा विदेशी हस्तक्षेप समाप्त करना। और सिक्स है, महान जर्मन साम्राज्य का निर्माण करना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वाइमार गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी? तो इसका आंसर हम सिंपल लिखेंगे। पहले आपको क्या करना है, जो भी हमसे क्वेश्चन पूछा गया उसकी हल्की सी हेडिंग डालनी है, उसके बाद उसे पॉइंट टू पॉइंट लिखना स्टार्ट करना है। जैसे इसमें लिखा है, सन 1914 के प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी का सम्राट कैसर विलियम द्वितीय देश छोड़कर भाग गया था। जर्मनी में राजतंत्र का पतन हो गया। इसके पश्चात वह गणराज्य की स्थापना हो गई। जर्मनी के इतिहास में यह गणराज्य वाइमर गणराज्य के नाम से विख्यात है। वाइमर गणराज्य को शीघ्र ही कुछ बड़ी कठिनाई को सामना करना पड़ा जो निम्नलिखित थी कठिनाइयां थी। उन्होंने इसको पॉइंट टू पॉइंट लिखा है। इसे वर्साई की अपमानजनक संधि का हस्ताक्षर करने पड़े। इसे मित्र राष्ट्रों को युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में भारी धनराशि देनी पड़ी। थर्ड है, देश में मुद्रा स्फीति के कारण कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हो चुकी थी। वाइमर सरकार मूल्य वृद्धि को रोकने में पूर्णतः असफल रही। अगले क्वेश्चन, सॉरी, आंसर है हमारा फोर्थ पॉइंट है इसका, देश में बेरोजगारी बढ़ गई थी तथा उद्योग व व्यापार पिछड़ गए थे। मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को कमजोर करने के लिए इसका विसैन्यीकरण कर दिया। सिक्स है, युद्ध अपराध न्यायाधिकरण ने जर्मनी को युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराने के साथ साथ मित्र राष्ट्रों को नुकसान देने के लिए उत्तरदायी ठहराया। अतः इसके साथ साथ सेना में असंतोष बढ़ने लगा। जर्मन जनता का वाइमर सरकार से मोह भंग हो गया। परिणाम स्वरूप उक्त असंतोषजनक स्थिति हिटलर के उत्कर्ष में सहायक रही। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं और उनके आंसर को लर्न कर सकते हैं, और या तो चाहें तो हमारी पीडीएफ भी परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासन ने भारत में खानाबदोश कबीलों के जीवन पर क्या प्रभाव डाला? इसका आंसर होगा, औपनिवेशिक शासन ने भारत में खानाबदोश कबीलों के जीवन पर निम्नलिखित प्रभाव डाला। पहला पॉइंट है, औपनिवेशिक शासन ने खानाबदोशों की गतिशीलता पर प्रतिबंध लगा दिया। वे किसी वन क्षेत्र में एक निश्चित समय सीमा में ही प्रवेश कर सकते थे और वहां एक निश्चित सीमा तक ही रह सकते थे। अगला पॉइंट, विभिन्न चराइयों क्षेत्रों पर भिन्न भिन्न कानूनों द्वारा खानाबदोशों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। थर्ड है, चराई वाले पशुओं की संख्या के अनुसार चराई कर देना पड़ता था। फोर्थ पॉइंट है, घटते हुए चराई क्षेत्र के कारण इनके पशु मरने लगे और पशुओं की संख्या कम होने लगी। फिफ्थ पॉइंट है, इन कबीलों को स्थायी जीवन व्यतीत न करने के कारण आपराधिक कबीले मान लिया गया। सिक्स पॉइंट है, औपनिवेशिक शासन की कठोर कार्रवाई के कारण कबीलों को अपने पशुओं की संख्या घटानी पड़ी, अतः उन्हें अन्य व्यवसायों की ओर ध्यान केंद्रित करना पड़ा। इनमें से अनेक मजदूर बन गए तथा कुछ छोटे शहरों में काम करने लगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो आपके क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता है, अंतर बताइए, डिफरेंस। तो आपको सिंपल अगर क्वेश्चन पूछता है बांगर और खादर में अंतर बताइए, तो आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले हेडिंग डालोगे बांगर और खादर में अंतर। फिर पहला पॉइंट होगा, बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी के मैदान को बांगर कहते हैं। फिर खादर में होगा, नवीन जलोढ़ मिट्टी के मैदान को खादर कहते हैं। सेकंड वन, निरंतर मिट्टी के जमाव में यह मैदान अपेक्षाकृत अधिक ऊंचा हो जाता है, इसलिए यह बाढ़ के समय नदी का जल नहीं पहुंच पाता। इसका सेकंड पॉइंट है, बाढ़ के समय नदी का जल सारे क्षेत्र में पहुंच जाता है, इसलिए यहाँ प्रतिवर्ष नवीन मिट्टी का जमा होता रहता है। थर्ड पॉइंट है, यह मैदान खादर में कम उपजाऊ होते हैं, यहाँ नवीन मिट्टी का जमाव होता रहता है, इसलिए यह मैदान बांगर से अधिक उपजाऊ होता है।
फोर्थ पॉइंट है, इस मैदान की मिट्टी में पत्थर के कण या कंकड़ों के अतिरिक्त कैल्शियम कार्बोनेट आदि मौजूद होता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, खादर क्षेत्र में मिट्टी में पत्थर या कंकड़ आदि नहीं होते हैं। अगला पॉइंट है, बांगर क्षेत्र गिरिपाद और घाटियों के ऊपरी भाग में मिलते हैं। अगला है, खादर क्षेत्र नदियों के निकट बाढ़ क्षेत्र और डेल्टा भूमि पर मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप इन सभी क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस के लिए जितने भी लॉन्ग और शॉर्ट जितने भी आंसर इसमें बताए जा रहे हैं, क्योंकि एक वीडियो में ये सारे क्वेश्चंस बोल कर पाना आसान नहीं होता। वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है और आपको भी समझ में नहीं आएगा, बोरियत आने लगेगी। इसीलिए कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी इस वीडियो में कवर कराए जा रहे हैं। बाकी आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। वीडियो भी परचेज कर सकते हैं बहुत कम कॉस्ट पे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। सदाबहार और पर्णपाती, जिन्हें हम पतझड़ वन कहते हैं, पर्णपाती वनों को में अंतर। तो इसका अंतर है, पहला इसमें फैक्टर्स द्वारा लिखा गया, जैसे प्रकृति। तो सदाबहार वन का पॉइंट होगा इसमें, सदाबहार वनों के वृक्ष अत्यंत सघन, लंबे तथा सदैव हरे भरे रहते हैं। और पर्णपाती वनों की क्या प्रकृति होती है, पर्णपाती वनों के वृक्ष कम घने होते हैं, अपेक्षाकृत छोटे तथा ग्रीष्म ऋतुओं के आरंभ में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। सेकंड है धरातल, इन वनों के वृक्षों के नीचे दलदल पाई जाती है, अतः इनमें प्रवेश करना कठिन होता है। इन वनों के वृक्षों के नीचे दलदल नहीं पाई जाती है, अतः इन वनों में सरलता से प्रवेश किया जा सकता है। अगला है जैविक आवास, इन वनों के वृक्षों के नीचे विषैले जीव जंतु पाए जाते हैं। और पर्णपाती वनों में क्या आता है, इन वनों के वृक्षों के नीचे जंगली पशु स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। अगला है वितरण, ये वन महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर आदि राज्यों में पाए जाते हैं। जबकि जो पर्णपाती वन होते हैं, ये वन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश तथा पूर्वी राजस्थान आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो एसएसटी में ज्यादातर इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछता है, डिफरेंस टाइप। जैसे इसमें दे दिया वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत, फिर हमने अभी पढ़ा सदाबहार और पर्णपाती वन। तो आपको बिल्कुल इस तरीके से लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट और फैक्टर वाइज लिखना है, और अच्छे से हेडिंग बना के लिखिएगा तो आपको आपके पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन है, संविधान से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर होगा, संविधान उन सिद्धांतों तथा नियमों का एक समूह होता है जिनके अनुसार शासन चलाया जाता है। प्रत्येक राज्य में कुछ ऐसे सिद्धांत तथा नियम निश्चित कर लिए जाते हैं जिनके अनुसार शासन के विभिन्न अंगों का संगठन किया जाता है। उनके आपसी संबंधों को नियमित किया जाता है तथा नागरिकों और राज्य के बीच संबंध स्थापित किए जाते हैं। इन नियमों के समूह को ही संविधान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। तो इसका आंसर है, भारतीय संविधान 26 जनवरी को इसलिए लागू किया गया क्योंकि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस द्वारा 1930 ईस्वी से ही प्रतिवर्ष 26 जनवरी को संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा के दिवस के रूप में मनाया जाता था। इस दृष्टि से 26 जनवरी ऐतिहासिक महत्व का दिन होने के कारण भारत के गणतंत्रात्मक संविधान को 26 जनवरी के दिन ही लागू किया गया, अतः इस दिन को हम प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ और कैसे हुआ। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। और अगर आप ये क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो आप इसमें संविधान से रिलेटेड शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग जो भी क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से लिख सकते हैं। तो इसमें पहले लिखना है, क्वेश्चन में जैसे पूछा गया कि भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ और कैसे हुआ। अगर लॉन्ग में आता है कि भारतीय संविधान को समझाइए या फिर भारतीय संविधान पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए या फिर ऐसा कुछ आता है, तो आप इन पॉइंट्स को उसमें लिख सकते हैं इंक्लूड करके आपके आंसर में। पहले हेडिंग डालेंगे, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो सिंपल, जैसे हमने पढ़ा कि 26 जनवरी 1950 का दिन भारतीय इतिहास में ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन पहली बार स्वतंत्रता भारत में स्वयं भारतवासियों द्वारा निर्मित संविधान लागू हुआ है। भारतवासियों ने पूर्ण गणतंत्र स्वतंत्रता का अनुभव किया। इसी दिन भारत को एक गणराज्य भी घोषित किया गया। इसमें हम इंट्रोडक्शन दे दिया कि कैसे निर्माण हुआ हमारे संविधान का। फिर सेकंड में हम लिखेंगे कि संविधान सभा का गठन एवं कार्य। तो संविधान सभा का गठन कब हुआ
और उनमें उसमें कार्य कैसे किया गया, कौन-कौन उसमें इंक्लूड थे, जो भी पर्सन थे जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंक्लूड थे और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो आपको इस क्वेश्चन में ऐड करके लिखना है। नेक्स्ट आएगा प्रारूप समिति, तो आपको इसमें प्रारूप समिति के बारे में लिखना है। आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज़ करके। और जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनके बारे में बताना है। और आपको इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि डेट्स आपको सब अच्छे से याद होनी चाहिए और अच्छे से डेट को मेंशन कीजिएगा। जैसे कि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियाँ हैं। ये आप हेडिंग अच्छे से हाइलाइट कर सकते हैं आपके आंसर में। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। भारतीय संविधान की 4 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो भारतीय संविधान की 4 प्रमुख विशेषताएँ हैं, पॉइंट में लिखेंगे। एक लिखित तथा निर्मित संविधान है। दूसरा विशाल संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद यानी कि धाराएँ हैं तथा 8 अनुसूचियाँ हैं। नेक्स्ट पॉइंट बनेगा धर्मनिरपेक्ष संविधान है और फोर्थ बनेगा संज्ञात्मक एवं एकात्मक तत्वों का समन्वय है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमें संसद की आवश्यकता क्यों होती है? तो ये आपका क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है और ये कई बार रिपीट भी हुआ है। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। हमें संसद की आवश्यकता क्यों है? हमें संसद की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है। एक, किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद को होता है। संपूर्ण विश्व की संसदें नए कानून नए कानून बना सकती हैं, वर्तमान कानूनों में संशोधित कर सकती हैं और उन्हें समाप्त कर सकती हैं। अगला पॉइंट होगा हमारा, संपूर्ण विश्व में संसद सरकार द्वारा चलाने वालों को नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिकारों का प्रयोग करती है। हमारे देश में संसद को सीधा और पूर्ण नियंत्रण प्राप्त है। अगला पॉइंट होगा हमारा, सरकार के पास जो धन होता है उस पर संसद का नियंत्रण होता है। अधिकांश देशों में संसद की स्वीकृति के बाद ही सार्वजनिक धन को व्यय किया जा सकता है। अगला पॉइंट होगा, सार्वजनिक मामलों और किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस के लिए संसद ही सर्वोच्च संघ है। संसद किसी भी मामले में सूचना मांग सकती है। अगला क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। हेडिंग्स का ध्यान रखिएगा इन सभी क्वेश्चंस में, आपसे जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस पर। इसमें सारे विस्तृत उत्तर हैं, लघु उत्तर भी हैं इसी में ही, अच्छे से याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा हरित क्रांति के बारे में। तो हरित क्रांति से क्या आशय है? भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभावों का आकलन कीजिए। सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे हरित क्रांति का अर्थ। हम हरित क्रांति का इंट्रोडक्शन दे देंगे कि साधारण शब्दों में हरित क्रांति से हमारा आशय है कि कृषि क्षेत्र में अधिक उपज देने वाली किस्मों को आधुनिक कृषि पद्धति से उगाकर कृषि उत्पादन में अधिक से अधिक वृद्धि करने से है। इस प्रकार इस क्रांति का मुख्य आधार नवीन उच्च उत्पादन वाले बीजों का प्रयोग है, जिसे किसान उत्पादन में 3 से 4 गुना तक वृद्धि कर सकता है। उन्नत बीजों के साथ साथ रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, सिंचाई के आधुनिक साधन, कीटनाशकों का प्रयोग एवं विविध फसल प्रणाली भी हरित क्रांति के महत्वपूर्ण घटक हैं। फिर इसमें लिख देंगे हम हरित क्रांति के प्रभाव। तो हरित क्रांति के क्या प्रभाव है उसको पॉइंट के रूप में लिखेंगे, जैसे अनुकूल प्रभाव क्या है और अनुकूल प्रभाव क्या है इसके, गहन कृषि है, बहुविध फसल प्रणाली है, फिर वास्तविक मजदूरी एवं रोजगार बढ़ाता है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ग तनाव में कमी हुई है। गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि के उत्पादन में 3 से 4 गुना वृद्धि हुई है। ये इसके अनुकूल प्रभाव हैं। और अब इसके प्रतिकूल प्रभाव पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे कि जैसे कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रह जाने के कारण कृषिगत असमानताएं बढ़ी हैं। पटसन, कपास, तिलहन जैसी फसलें उपेक्षित नहीं हैं। अगला पॉइंट है, बड़े किसानों द्वारा ही लाभ हड़प लिए जाने के कारण आर्थिक असमानताएं बढ़ी हैं और उर्वरकों के अधिक प्रयोग के कारण मिट्टी की उर्वरता शक्ति का ह्रास हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप इसको इसी प्रकार पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में अंतर। जैसे इसमें पॉइंट वाइज दे रखा है ना,
आप चाहें तो आप डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, जैसे आपका एक पेज होगा तो उसमें आप एक साइड प्रच्छन्न बेरोज़गारी और एक साइड मौसमी बेरोज़गारी का सेक्शन बना के उसे लिख सकते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है, जैसे प्रच्छन्न बेरोज़गारी वह स्थिति होती है, जिसमें किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक श्रमिक कार्य करते हैं, जबकि मौसमी बेरोज़गारी वह स्थिति होती है, जिसमें श्रमिकों को एक विशेष मौसम में ही काम मिलता है। सेकंड पॉइंट है, प्रच्छन्न बेरोज़गारी में श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। इसका अर्थ है कि अतिरिक्त श्रमिकों को काम से हटाने पर उत्पादकता में कमी नहीं आएगी और मौसमी रोज़गार में श्रम की उत्पादकता धनात्मक होती है। तीसरा पॉइंट है, प्रच्छन्न बेरोज़गारी सामान्यतः कृषि व ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है, जबकि मौसमी बेरोज़गारी ग्रामीण व शहरी दोनों ही क्षेत्रों में पाई जाती है। यह अधिकतर कृषि आधारित उद्योगों में पाई जाती है। इसी तरह से आपको पॉइंट बना के लिखने हैं। और ये क्वेश्चन है, जैसे बेरोज़गारी से क्या आशय है? ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोज़गारी पाई जाती है? तो आपको सिंपल बेरोज़गारी का अर्थ लिखना है, उसके कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। उसके बाद आपको उसकी परिभाषा देनी है। फिर आपको लिखना है ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में बेरोज़गारी के स्वरूप। तो ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में बेरोज़गारी के क्या स्वरूप होते हैं? जैसे मौसमी बेरोज़गारी, प्रच्छन्न बेरोज़गारी, जैसे अभी हमने पढ़ा। फिर शिक्षित बेरोज़गारी। इस तरह से आप पॉइंट टू पॉइंट इसे लिख सकते हैं, पॉइंट बना करके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस वीडियो में मैं सारे क्वेश्चन कवर नहीं करा सकती, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, इसीलिए आपको कुछ क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे, बाकी आप वीडियो पॉज करके इनको पढ़ सकते हैं या फिर आप पीडीएफ परचेस कर सकते हैं बहुत ही कम कॉस्ट पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, सुभेद्यता के मुख्य लक्षण लिखिए। तो इसका आंसर होगा सुभेद्यता अथवा संवेदनशीलता एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। सुभेद्यता का तात्पर्य यह है कि कोई आपदा या विपत्ति किसी व्यक्ति, समुदाय या क्षेत्र को कितना प्रभावित करेगी। इसके प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। तो इसके लक्षण जो है, पहला पॉइंट होगा हमारा, सुभेद्यता किसी विपत्ति को आपदा में परिवर्तित कर सकती है। सेकंड पॉइंट है, सुभेद्यता आपदा से पहले की व्यवस्था है। तीसरा, सुभेद्यता आपदा के बाद भी लंबे समय तक जारी रह सकती है। फोर्थ पॉइंट होगा, सुभेद्यता का सटीक वर्णन कठिन है क्योंकि इसके कारकों में भारी परिवर्तन होता रहता है। तो इस प्रकार हमने इसके मुख्य लक्षण लिख दिए पॉइंट टू पॉइंट। आप इसे अच्छे से लर्न कर लें। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, भूस्खलन क्या है, इसका प्रभाव स्पष्ट कीजिए एवं उत्तरदायी कारकों को बताइए। तो क्योंकि हमारा लॉन्ग टाइप आंसर में आएगा, इसमें 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो हम इसमें सिंपल सा सबसे पहले भूस्खलन का अर्थ एवं प्रभाव हेडिंग डालेंगे, फिर उसका अर्थ लिखेंगे और उसके प्रभाव को हम बाद में मेंशन करेंगे। सबसे पहले हम इसमें अर्थ लिख दिया, जैसे पर्वतीय ढालों का कोई भाग जब जल तत्व भार की अधिकता एवं आधार चट्टान के कटाव के कारण अपनी गुरुत्वीय स्थिति से असंतुलित होकर अचानक तीव्रता के साथ संपूर्ण अथवा विच्छेदित खंडों के रूप में गिरने लगता है, तो यह घटना भूस्खलन कहलाती है। हमने इतना भूस्खलन के बारे में लिख दिया, फिर उसका अर्थ लिख देंगे, फिर उसके प्रभाव लिख देंगे। उसके बाद हमसे जो आगे पूछा गया, जैसे भूस्खलन के उत्तरदायी कारक कौन-कौन से होते हैं, तो हम थोड़ा-सा उसके बारे में लिखेंगे कि भूस्खलन के कई प्राकृतिक एवं मानवीय कारक उत्तरदायी होते हैं। फिर हम लिखेंगे भूस्खलन के कारक, तो प्राकृतिक कारक होते हैं और कुछ मानव जनित कारक होते हैं। तो प्राकृतिक कारक में आता है भूकंपीय गतिविधियां, वर्षा की तीव्रता एवं अधिकता, ढालयुक्त कमजोर चट्टान, पर्वतीय चट्टानों में भौतिक एवं रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया से जल प्रवाह में अवरोध। और मानव जनित कारक क्या होते हैं, वनों का अत्यधिक विनाश, अनियोजित भूमि उपयोग, अकुशल विधियों द्वारा उत्खनन, निर्माण कार्यों हेतु पर्वतों का कटाव और दोषपूर्ण स्थान का चयन। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया भूस्खलन के बारे में। सबसे पहले हमने उसका अर्थ बताया, फिर प्रभाव बताया, फिर कारक बताए, और कारक के 2 पार्ट्स हमने डिफाइन किए, प्राकृतिक कारक और मानव जनित कारक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि सड़क दुर्घटना से क्या समझते हैं। सड़क दुर्घटनाओं के जोखिम के तत्व की पहचान लिखिए। तो ये सिंपल आप खुद से बना के भी लिख सकते हैं। सिंपल सबको ही पता होगा कि एक्सीडेंट तो आए दिन होते ही रहते हैं किसी ना किसी कारण से, तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। बाकी आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि सड़क आज के युग में यातायात का प्रमुख साधन है। इसका उपयोग पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्रों में भी किया जाता है, किंतु जब असावधानी, भूल, गलती या वाहन संबंधी दोष के कारण परिवहन साधन अनियंत्रित होकर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो उस वाहन में रखा सामान एवं यात्री घायल हो जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाए, तो इस प्रकार की विपत्ति सड़क दुर्घटना के अंतर्गत आती है। इस प्रकार की दुर्घटना सड़क परिवहन के नियमों के उल्लंघन, वाहन की तीव्रता
या तीव्र गति बोल सकते हैं, शराब पीकर गाड़ी चलाने तथा सड़कों एवं वाहनों के रख-रखाव में कमी के कारण अधिक होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला होगा कि सड़क दुर्घटनाओं के जोखिम के तत्वों की पहचान कीजिए, तो इसकी क्या-क्या पहचान होती है? तो इसकी पहचान होगी, जैसे नंबर 1 है चालक, महिलाएँ, बच्चे और वृद्धों को सड़क दुर्घटना का जोखिम रहता है। दूसरा है व्यस्त सड़कें होने के कारण और तीसरा है पर्वतीय प्रदेशों में अचानक आने वाले ढाल या गर्त जोखिम में वृद्धि करते हैं। जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र जो होते हैं, उनमें आए दिन या तो वर्षा के कारण या किसी न किसी क्लाइमेट चेंज के कारण भूस्खलन होता रहता है, तो उससे क्या होता है, जो लैंडस्लाइड्स होने लगती हैं और सड़कें ढह जाती हैं, या फिर अगर उस टाइम पे वाहन चल रहे होते हैं, तो वाहनों को क्षति पहुँचती है, जिससे उसके अंदर जो यात्री बैठे हैं, उनको भी दिक्कत आती है। वो भी घायल हो जाते हैं, कई बार मृत्यु भी हो जाती है। तो अगला पॉइंट है, जैसे तूफ़ान आ जाता है, धुंध, कोहरा, भारी वर्षा आदि के समय दुर्घटना की संभावना भी बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन, समुदाय क्या है? स्पष्ट कीजिए। तो समुदाय क्या है? स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर आप लिख सकते हो कि सामाजिक विज्ञान में जो हमारे सामाजिक विज्ञान है उसके अनुसार समुदाय का अर्थ व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो निश्चित भूभाग पर साथ-साथ निवास करते हैं और सामान्य उद्देश्य के लिए एकत्र होते हैं। समुदाय में व्यक्तिगत उद्देश्यों का कोई स्थान नहीं होता, अतः समुदाय सामाजिक जीवन में भागीदारी लोगों का एक ऐसा समूह होता है जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है और जिसमें हम की भावना या साथ-साथ मिलकर सेवा करने की भावना निहित होती है। तो इसका हमारा कॉन्क्लूज़न ये होता है कि समुदाय मतलब ग्रुप, और आप किस तरह से काम कर रहे हो और किस आपकी एकता क्या है, यूनिटी क्या है आपके ग्रुप में, उसी को हम समुदाय कह सकते हैं। जहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति अलग-अलग समुदाय के, अलग-अलग क्षेत्र के, अलग-अलग रिलीजन के लोग जो हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं और हम की भावना रखते हैं। हम मतलब यूनिटी से है इसमें। अगला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन छात्रों की भागीदारी को समझाइए। ये आप अच्छे से पढ़िएगा और समझ लीजिएगा, इसको आप खुद से भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, ये लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है इस वीडियो का। तो सड़क दुर्घटना से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या करें तथा क्या ना करें, स्पष्ट कीजिए। तो इसमें हम इनको क्लासिफाई कर देंगे, जैसे सड़क दुर्घटना से बचने के लिए क्या करें, क्या ना करें, हेडिंग डाल दी, फिर हम इसमें लिखेंगे क्या करें। तो एक लाइसेंस अधिकारी चालक बने और जब भी वाहन चलाएं लाइसेंस अपने पास रखें। क्या नहीं करना है, वाहन को एक लेन से दूसरे लेन में न ले जाएं, क्योंकि अन्य लोगों को यह पूर्वानुमान लगाना कठिन है कि आप किस लेन में जाना चाहते हैं। और क्या करें, चलाने से पहले वाहन का भली प्रकार निरीक्षण कर लेना चाहिए, विशेषकर ब्रेक, टायर, इंजन एवं ऑयल को जांच लें। सड़क यातायात संकेतों का ध्यान रखें, जब भी सामने से वाहन आता हुआ देखें तो डीपर का प्रयोग करें, अपनी लेन में रहें तथा हेलमेट या चालक सीट बेल्ट का प्रयोग करें। क्या नहीं करना है, भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर वाहन की गति पर नियंत्रण रखें, अपने आगे वाले वाहनों से समुचित दूरी बनाए रखें और हॉर्न का यथासमय उपयोग करें। तेज हॉर्न का प्रयोग ना करें तथा खिड़कियों पर पर्दों व रंगीन शीशों का उपयोग ना करें। अपने वाहन के लिए निर्धारित की गई गति सीमा का उल्लंघन न करें। वाहन चलाते समय नाश न करें, क्रोध और जल्दीबाजी न करें। तो हमारे आज के इस वीडियो में सारे जितने भी हमारे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन थे और शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन थे, वो आपके सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आप चाहें तो वीडियो से भी पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज़ करके आप सारे क्वेश्चन आंसर लर्न कर सकते हैं। नहीं तो आप सिंपल कंबोध सर की वेबसाइट पे जाके यहाँ से पीडीएफ परचेज़ कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और इससे पहले की वीडियोज़ में एमसीक्यूज़ कवर हो चुके हैं और वेरी शॉर्ट कवर हो चुके हैं, तो आप उनको भी अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, वीडियोज़ देख लीजिएगा, ताकि आपको आपके एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। तब तक अगर वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।